जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि बजट आ गया है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजट में उन्होंने क्या क्या घोषणा की है और उन घोषणाओं में सैलरीड पर्सन को क्या लाभ हुआ है, बिजनेसमैन को क्या लाभ हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या लाभ हुआ है और आम आदमी को क्या लाभ हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि अलग अलग टैक्स स्लैब का तीनों जो टैक्स स्लैब है एट प्रेजेंट में वो उसका पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अलग अलग जिसकी इनकम 10 लाख है, 5 लाख है, 12 लाख है, उन पे कितना टैक्स बनता है। और साथ ही आप इस वीडियो में यह भी जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी टैक्स स्लैब बेस्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इनकम पे अब तक जो 7 लाख पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। पहले क्या था कि 5 लाख तक ओल्ड और न्यू में कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन अब निर्मला जी सीतारमण जी ये कहना चाह रही है कि 7 लाख तक नए टैक्स रिजिम में, मैं वर्ड ध्यान दे रहा हूं, नए टैक्स रिजिम में कोई टैक्स नहीं होगा। नया टैक्स रिजिम क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या होता था कि 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपया तक भी टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है, ओल्ड और न्यू में दोनों में ऐसा ही था। लेकिन अब क्या करा है निर्मला जी ने, ये कहा है कि नए टैक्स रिजिम में आप जैसे ही आते हो तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और पुराने में 5 लाख से टैक्स लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पुराने में भी 7 पर कैसे जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। न्यू टैक्स रिजिम की टैक्स स्लैब में आपको बता दूं तो 0 से 3 लाख तक आपका 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक आपका 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 पर आपका लगेगा 10%। 9 से 12 पर आपका लगेगा 15% और 12 से 15 पर आपका लगेगा 20% और 15 से ऊपर जितना भी है आपका उस पर लगेगा 30%। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो सर आपने बोला था कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा नए रिजीम में, लेकिन आप ये कैसे कह रहे, यहां तो लिखा हुआ है कि 3 से 6 लाख पे ही 5% लग जाएगा। लगेगा 3 से 6 पे 5%, लेकिन जो 7 लाख तक जितना भी आपका टैक्स बनेगा, 3 से 7 लाख तक 4 लाख हो गए, 4 लाख का 5% 20,000 रुपए हो गया। उस 20,000 की छूट आपको रिलीफ मिल जाएगी सेक्शन 87 में। तो इसलिए वो 7 लाख तक का टैक्स आपको 0 रहने वाला है। ये तो टैक्स स्लैब। अगर किसी की इनकम 7 लाख से अबू जाती है, 7 लाख 1 रुपया भी होता है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कहां से? 3 लाख रुपए से टैक्स उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो है नए टैक्स रिजिम। अब तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों में क्या था। पहले क्या था ओल्ड रिजिम में, फिर उसके बाद नया रिजिम जो 2020 में आया था उसमें क्या था और इस साल उन्होंने क्या किया है। तो देखो, पुराना जो टैक्स स्लैब था जो ओल्ड में चलता था, सर ये रिजिम क्या चीज है ये पहले तो ये समझा दो भाई। रिजिम ये है कि टैक्स पे करने के आपके पास 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, 3 नहीं, अब 2 ही ऑप्शन है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, 2 ऑप्शन में ये है कि या तो आप पुराना जो टैक्स स्लैब चल रहा था जिसके हिसाब से पुराने के हिसाब से टैक्स रेट कैलकुलेट होती थी उस हिसाब से टैक्स दे दो, या आप नया जो टैक्स रिजिम हम नई एक स्कीम लेके आए आप उसके अनुसार जो आपका टैक्स कैलकुलेट होके आता है उस हिसाब से टैक्स दे दो। तो इसको रिजिम का मतलब है 2 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले ओल्ड वाली स्लैब की बात करें तो ओल्ड में क्या होता था। ओल्ड में ये पूरा आपका ओल्ड स्लैब है। ठीक है, तो अप टू 2.5 लाख क्या था ओल्ड टैक्स रिजिम में, नील टैक्स था। 2.5 से 5 लाख तक का 5% टैक्स था और 5 से 5 से आपका 10 लाख तक 20% टैक्स था। क्योंकि यहाँ पे बाइफरकेट करके दिया हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 5 से 7.5 तक भी 20 ही था और 7.5 से 10 तक भी 20 था, मतलब 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स था। फिर 10 से ऊपर जितना भी आपका जो इनकम थी उसके ऊपर 30% टैक्स लगता था। ये तो कहता था ओल्ड टैक्स रिजिम। उसके बाद 2020 में इन्होंने न्यू टैक्स रिजिम लाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि वही 2.5 लाख तक तो नील टैक्स देना था, लेकिन 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स देना है।
और 5 से 7.5 लाख पर 10% टैक्स देना है, और 7.5 से 10 लाख पर आपको 15% टैक्स देना होगा, और 10 से 12.5 लाख पर आपको 20% टैक्स देना था, और 12.5 से 15 लाख पर 25% टैक्स देना था, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम थी आपको 30% टैक्स देना था। तो ये पुराने वाले न्यू टैक्स रिजिम है, पुराना वाला न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 5 कैटेगरी कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब नए वाले में क्या किया इन्होंने, 6 कैटेगरी कर दी, 6 पार्ट में 6 स्लैब में डिवाइड कर दिया। पहला, 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 6 से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है, 9 से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना है, और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स देना है, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। ये अब आपको तीनों में कंपेयर कर लिए। ओल्ड में क्या है, ओल्ड जो अभी भी चल रहा है एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ उन्होंने ओल्ड में चेंज नहीं किया है। पुरानी वाली न्यू टैक्स रिजिम में इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले 2.5 लाख को बढ़ा के अब 3 लाख कर दिया, और 3-3 लाख का गैप कर दिया हर स्लैब में, ठीक है। जैसे 0 से 3 0, 3 से 6 5, और हर पे 5-5% इन्होंने बढ़ाते गए हैं। ये तो है ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन। अब आगे आपको समझने से पहले तीनों रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करने से पहले भाई कौन से पे कितना % आपका टैक्स लगेगा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि पुरानी वाली टैक्स रिजिम में क्या छूटें मिलती थी और नई वाली में क्या छूट नहीं मिल रही है। तो ये कुछ डिडक्शन या छूटें हैं जो पुराने वाली ओल्ड रिजिम में आज भी मिलती है और पहले भी मिलती थी, लेकिन नई वाली में आपको नहीं मिलेगी। वो है पहला आपका HRE की छूट, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। आपको गवर्नमेंट या कोई भी कर्मचारी होता है उसको अपना एम्प्लॉयर उसको हाउस रेंट देता है सैलरी के रूप में, कि आपको रहने के लिए हाउस रेंट दिया जाता है। उसकी छूट आपको HRA में मिलती थी, ओल्ड वाली में, न्यू वाली में आपको नहीं मिलेगी। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। आप जिस मकान में रह रहे हो, आपके पास एक ही मकान है या आपके पास एक से ज्यादा मकान है, आप जिस मकान में रह रहे हो उस मकान को बनाने के लिए आपने उधार पैसा लेके बनाया था, उस पे आपने जो ब्याज चुकाया है, जिस साल की इनकम है, उसका छूट आपको ओल्ड वाली में मिलती है, नई वाली में आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 86 के डिडक्शन। 80C के डिडक्शन इन द सेंस कि ये सेविंग के डिडक्शंस है, जो कि ओल्ड में मिलती थी। सेविंग का मतलब LIC हो गई, बच्ची का ट्यूशन फीस हो गया, PPF में हो गया, CPF में आपका हमने पैसा जमा कराया, कोई जो डिपॉजिट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, NSC सेविंग स्कीम्स है, उनमें पैसा जमा कराया। तो ये सारी छूट आपको 80C में मिलती है। तो जो कि ओल्ड में मिलेगी आपको न्यू में नहीं मिलेगी। न्यू में ओनली आपको NPS में जो पैसा जमा कराया है और आपने NPS में जो पैसा जमा कराया और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, उसी की छूट मिलेगी। अदरवाइज आपको और कोई छूट नहीं मिलने वाली है न्यू में। मतलब ओल्ड में आपको जितनी भी सेविंग है वो उनकी छूट मिलेगी, न्यू वाले में नहीं मिलेगी। तीसरा आपको लीव ट्रेवल अलाउंस। गवर्नमेंट कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी को क्या करते हैं कि LTC देते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस का मतलब सुना ही होगा कि छुट्टियों पे जाने के लिए आने जाने का उनको किराया देते हैं। तो ओल्ड वाली में इसका छूट मिलता है, न्यू वाली में इसको छूट फिर से नहीं दी गई है। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल टैक्स। जो अच्छे मतलब हाई लेवल के जो पोस्ट पे रहते हैं, जिनको प्रोफेशनल नॉलेज होती है, या उनका क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स काटती है। गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट, सभी को प्रोफेशनल टैक्स काटना होता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री या एक तरीके के प्रोफेशनल टाइप की पोस्ट रखते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, उनके प्रोफेशनल टैक्स करता है। तो उसकी छूट ओल्ड वाली में मिलती है, न्यू वाली के लिए इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ जो डिडक्शंस है जो ओल्ड वाली में मिलती थी, न्यू वाली में इनकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब आप अच्छे से समझ पाओगे कि न्यू और ओल्ड का में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छी बात कर दी कि जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरीड पर्सन के लिए, उनको
ओल्ड वाले में पहले मिलता था, न्यू वाले को नहीं मिलता था पहले। अब इस साल से उन्होंने क्या कर दिया कि न्यू वालों को भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और जिनकी पेंशन आ रही है उनको 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये अच्छी बात करी है निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए अब हम देखते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर किसी बंदे की ग्रोस सैलरी टोटल, अगर उसकी ग्रोस सैलरी बात करें तो 12 लाख रुपए आ रही है। ग्रोस का मतलब यह है कि सीपीएफ वीपीएफ सब जोड़ के उनको मिला के आपकी 12 लाख रुपए सैलरी है, तो ओल्ड में आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा और न्यू में क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए ओल्ड में 0 से 2.5 लाख तक तो नील था, 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स है, तो 2.5 से 5 लाख पर 5% का कितना हो गया, ये हो गया आपका 12.5 लाख रुपए। ये आपके 12.5 लाख रुपए टैक्स हो गए। 5 से 10 लाख पर आपका 20% टैक्स था, उसका हो गया 1 लाख रुपए। और 10 से 12 लाख पर आपका 30% टैक्स था, उसका हो गया 60,000 रुपए। इन तीनों का टोटल करते हैं तो 1,72,000 रुपए टैक्स आता है, बनता है विदाउट डिडक्शंस। मतलब अगर आप इनकी कोई छूट नहीं लेते हो तो 1,72,500 का आपको डिडक्शन मिलता है। यानी कि आपकी कोई सेविंग नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, तो आपको 1,72,000 रुपए टैक्स देने बनते हैं। ठीक है, अब हम इनमें क्या है जो ओल्ड वाली में है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको जो डिडक्शन मिलेगा उनको लेस करते हैं। आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसका 2400 रुपए आपको जो छूट मिल जाएगी। एटीसी के जो सेविंग्स है उसका पूरा 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। एनपीएस में आपने जमा कराया है 50,000 रुपए तक की, उसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, एटीडी में मेडिकल कराया सेल्फ और पेरेंट्स का कुल मिला के आपको 55,000 की छूट वहां मिल सकती है। हाउस रेंट आपने जमा कराया, हाउस रेंट ये माना है कि आपने 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने किराया जमा कराया, मतलब आपको 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। किराया इसका एचआरए की कैलकुलेशन अलग होती है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जितना आपको एचआरए मिल रहा है उसमें आपको 18,000 की छूट मिल रही है। इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,16,000 की ये छूट मिल जाएगी। ऐसे करके आपको टोटल छूट आप 5,23,400 की ले सकते हो। ठीक है, टोटल सैलरी थी आपकी 12 लाख, जिसमें से 5,23,400 की आपने छूट ले ली। तो अब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगना, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, वो आती है आपकी 6,76,000 रुपए। ये 6,76,000 रुपए आती है। तो इसके ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 0 to 5 लाख नील आ जाएगा और 5 से 6 76,600 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? नहीं, 0 to 2.5 लाख तो आपको नील आएगा। 2.5 से 5 लाख तक 12,500 रुपए लग जाएंगे और 5 से 6 76 पर 20%, यानी कि 1,76,000 पे 20% आपका 35,320 रुपए आपका टैक्स बनता है। इन दोनों का टोटल करते हैं तो आपका टैक्स आता है 47,820 रुपए। अब ये जो 47,820 रुपए हैं आए हैं कब? आपके टैक्स जो सारे डिडक्शन आपने क्लेम कर लिए। अगर इसमें 4% हायर एजुकेशन सेस जोड़ देते हैं तो टोटल टैक्स टू बी पेड बनता है अपना 49,733 रुपए। इतना टैक्स ओल्ड में आता है आप अगर छूट लेते हो और आपकी इनकम 12 लाख यानी कि 10 लाख से ऊपर है, यानी कि 12 लाख है। तो अब न्यू रिजिम में किस हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ता है वो देखते हैं। 0 से 3 लाख तक नील है। 3 से 6 लाख तक आपको 5% देना है, यानी कि 3 लाख पे 5% कितना हो गया? 15,000। 6 से 9 लाख पर 10% देना है, यानी कि 3 लाख का 10% 30,000। 9 से 12 लाख पर 15% देना है, यानी कि 3 लाख का 15% 45,000। टोटल टैक्स विदाउट डिडक्शन आपको 90,000 का टैक्स देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू वाली में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के अलावा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे 50,000 की मिलेगी। यहाँ इन्होंने मिस कैलकुलेशन हो रखी है, यहाँ पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी और जो डिडक्शंस है, जो प्रोफेशनल टैक्स है, एटीसी की, एलआईसी की, सेविंग्स की है, एटीसीसीडी की, मेडिकल की, एचआरए की, ये आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो टोटल सैलरी आपकी 12 लाख थी, उसमें से 50,000 का आपको छूट मिल गई। तो 12 लाख
माइनस 50,000 करें तो 11,50,000 पे आपको टैक्स देना होगा। वो टैक्स आपको कितना देना होगा, तो ये जो 45,000 आया है, 45,000 जो आया है लास्ट वाला में जो आप देख रहे हो, ये वाला 45,000, ये 3 लाख पे कैलकुलेट किया था, तो इस पे आप 2.5 लाख पे 15% कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 37,500 प्लस 45,000, तो टोटल टैक्स आपका बढ़ता है 32,500। यहाँ पे ये 90,000 की जगह आएगा 32,500। ठीक है, अब इसमें 4% एजुकेशन से जोड़ देंगे तो अपना निकल के आता है 82,500 प्लस 4% एजुकेशन से, तो 85,800 रुपए आपका टैक्स बनता है न्यू टैक्स रिजिम में। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो और आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आप लॉस में जाओगे। मतलब आपका लिए ये फायदे का सौदा होने वाला है। आप ओल्ड में रहो तो बेटर रहेगा। तो 85,800 माइनस 49,733, तो आपको न्यू वाले में जाने से आपको 36,067 रुपए का नुकसान होने वाला है। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब सर क्या हर केस में ही न्यू रिजिम में लॉस होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर केस में न्यू रिजिम में लॉस होने वाला नहीं है। अगर आपकी सेविंग नहीं है, कोई ऐसा बंदा है जिसकी सेविंग नहीं है, जिसका कोई पीएफ नहीं करता है, जिसने कोई एलआईसी नहीं करा रखी, जिसने कोई होम लोन नहीं ले रखा है, उसको न्यू रिजिम में फायदा होने वाला है। क्योंकि उसकी सेविंग तो कुछ है नहीं, तो उसको ना तो ओल्ड में फायदा मिलेगा ना न्यू में मिलेगा। तो पर न्यू में जो कम टैक्स रेट है उनका फायदा मिल जाएगा, तो इसलिए उसके लिए न्यू वाली रिजिम फायदेमंद होती है। ये तो हो गई 12 लाख वाली सिंपल कैलकुलेशन। अब अपन एक कैलकुलेशन और करके देख लेते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में हमने ये माना है कि 7 लाख तक, निर्मला सीतारमण जी ये कहना चाह रही कि 7 लाख तक टैक्स नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 7 लाख तक ओल्ड वाली में टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख तक आपको सेविंग की छूट मिल जाती है, प्लस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि 2.5 लाख मतलब 2 लाख की छूट एडिशनल हो गई। 5 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नील है, प्लस 1.5 लाख आपका जो सेविंग्स प्लस 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मिला के 2 लाख हो जाते हैं। तो 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख तक ओल्ड वाली में भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसको इस हिसाब से कैलकुलेट किया है, इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूज होना नहीं चाहिए कि यहाँ 7 लाख तक नील क्यों रखा है। नील करने का रीजन यही है कि ये मान के किया है कि 7 लाख में 2 लाख का स्टैंडर्ड, वो 2 लाख की छूट है वो आपने क्लेम कर ली है। तो एग्जिस्टिंग रीजन में हम जाते हैं ओल्ड वाली में। ओल्ड वाली में 7,50,000 पे आपकी इनकम होती है, तो आपको ओल्ड वाली में आपको 23,400 आपका टैक्स लगने वाला है। वहीं अगर 10 लाख की होती है, चलिए हम ऐसा नहीं, ऐसे करते हैं 5 लाख तक तो तीनों में ही नील है। यानी कि ओल्ड वाली में भी नील है, पिछले साल जो न्यू वाली थी उसमें भी नील है, इस साल जो प्रपोज की है उसमें भी नील है। 5,50,000 पे ओल्ड वाली में नील है। करंट वाली न्यू रिजिम में बात करें तो उसमें जो पिछले साल वाली न्यू रिजिम थी उसमें 18,000 रुपए का 200 का टैक्स बनता, जिसको इस साल उन्होंने छूट दे दी, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 6 लाख। 6 लाख पे भी आपको पुराने वाले में कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि विद सेविंग आपको 6 लाख यानी कि 7 लाख तक छूट थी, तो 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पिछले साल वाली न्यू रिजिम में आपको 23,400 का टैक्स बनता है। इस साल में छूट दे दी है आपको, तो इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल वाली 7 लाख तक नील टैक्स था ओल्ड वाले में, लेकिन पिछले साल की न्यू में आपको 33,800 टैक्स देना बनता, जिसको छूट देगी गवर्नमेंट ने आपको नील टैक्स चुकाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी 7,50,000 रुपए इनकम है तो क्या होगा ओल्ड केस में? तो ओल्ड केस में आपको 23,400 का टैक्स बनेगा, लेकिन पुराने वाली जो पिछले साल की न्यू वाली थी उसमें 39,000 रुपए आपको टैक्स देना बनता है। लेकिन न्यू वाली जो प्रपोज्ड है उसमें भी अभी तक भी नीली टैक्स होगा। ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट उन्होंने न्यू में भी लागू कर दी।
तो जो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन और मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर आपकी इनकम 7,50,000 तक है और आपने न्यू रिजिम सेलेक्ट कर रखी है जो प्रपोज्ड होने वाली है, तो आपको 7,50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 7,50,000 एक रुपया भी हो गया तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा सीधा, लगभग 54-55 हजार के आसपास आपका टैक्स पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो ओल्ड वाले में आपको 75,400 तक का टैक्स देना होता था। पिछले साल वाली न्यू रिजिम में आपको 78,000 रुपए का टैक्स देना होगा और प्रपोज्ड ड्यू में 74,600 का टैक्स देना बनता है। 15 लाख तक आपकी इनकम है तो ओल्ड वाली में आपको 2,10,000 रुपए टैक्स देना बनता है। करंट वाली न्यू में आपको 1,95,000, मतलब पिछले साल वाली न्यू में आपको 1,95,000 का टैक्स देना बनता है। और वहीं अगर जो अभी प्रपोज्ड वाली है उसमें 1,45,600 का टैक्स आपका बनने वाला है। अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए तक है तो आपको ओल्ड वाली में 6,78,600 का टैक्स देना है। पिछले साल वाली में आपको 6,63 बनता, जो कि इस साल घट के हो जाएगा 6,08,400 रुपए। पिछले साल वाली अगर आपकी इनकम 70 लाख के आसपास है तो आपका पुरानी स्कीम में आपका जो टैक्स बनेगा 21,19,260 रुपए। लेकिन पिछले साल वाली जो न्यू में है उस पे बनता है आपका 21,02,000, जो कि घट के हो जाएगा आपका 20,42,040 रुपए। अगर पिछले साल आपकी इनकम 1.5 करोड़ रुपए है तो आपको ओल्ड वाली में टैक्स लगेगा 50,85,990 रुपए। वहीं पिछले साल की ओल्ड वाली में लगता 50,68,050 और अब जो कि घट के हो जाएगा 50,05,260 रुपए। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ है, सर ये अब ऊपर तो 30% ही, आप इतनी नीचे क्यों जा रहे हो? बेटा जी, जिसकी इनकम 50 लाख से आगे ऊपर है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है अलग अलग रेट पे, करोड़ों के ऊपर जो कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम 6 करोड़ तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सरचार्ज के ऊपर हम आगे आने वाले हैं। ठीक है। तो जिसकी इनकम 5 करोड़ है तो उसको 1,91,78,000 का टैक्स देना बनता है ओल्ड वाली में। पिछले साल वाले न्यू में 1,91,58,750 का बनता है, यानी कि ओल्ड से थोड़ा कम। और अब जो घट के आपका हो जाएगा 1,90,500। ठीक। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ 50 लाख है तो ओल्ड वाले में 2,31,56,562 का टैक्स देना बनता है। ठीक है। लेकिन पिछले साल 2,31,35,190 यानी थोड़ा सा उससे कम टैक्स देना बनता था, जो कि और भी घट के हो गया है आपका 2,10,40,500। और अगर आपकी इनकम 6 करोड़ है तो आपको टैक्स देना बनेगा ओल्ड वाली के केस में 2,52,93,762। पिछले साल वाली न्यू में आपका बनता 2,52,72,390, जो कि घट के आपका रहने वाला है 2,29,90,500। यानी कि देख रहे हो, अगर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है इन द सेंस कि 15 लाख से ऊपर जा रही है, तो आप देखोगे कि न्यू रिजिम जो अभी प्रपोज्ड वाली है वो ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगी। अगर आपकी इनकम लगभग 10 लाख या 15 लाख से नीचे है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सेविंग है तो आपके लिए ओल्ड फायदेमंद हो सकती है। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपके लिए न्यू फायदेमंद ही रहेगी, न्यू वाली ही फायदेमंद रहेगी। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, ये अब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे सरचार्ज की तरफ। सरचार्ज का क्या सीन है कि सरचार्ज ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स आपका कैलकुलेट हो रहा है, सपोज करो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर आपको 20 लाख का टैक्स देना है, टैक्स देना बन रहा है। तो 20 लाख के टैक्स प्लस एजुकेशन
सेस 4%, उस पे आपको क्या जोड़ना होगा, उस पे आपको जोड़ना होगा सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज। वो किस पे कैलकुलेट होगा, इनकम पे कैलकुलेट नहीं होगा। जो आपका टैक्स आपका, जैसे सपोज करो 1 करोड़ की इनकम पे आपका 20 लाख का टैक्स बना, उस 20 लाख का 10% आपको यानी कि 2 लाख रुपए आपको सरचार्ज एडिशनल रूप से देना होगा। यानी कि 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख, 22 लाख का 4% और जोड़ दो उसमें, इतना एजुकेशन से इतना आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो ये चीज होती है सरचार्ज। जिसकी हायर इनकम होती है, लाखों में करोड़ों में इनकम होती है, उनके ऊपर ये सरचार्ज लगाया जाता है, ताकि वो जो मिडिल लेवल लोगों को है उसके बराबर आ सके, या उनको थोड़ा पैनल करके उन्होंने जो पैसा कमाया वो लोअर इनकम की तरफ गवर्नमेंट उनको शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो 50 लाख से ज्यादा है किसी की इनकम और 1 करोड़ से या 1 करोड़ तक से 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा। और किसी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। और किसी की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो तो उसके ऊपर 37% सरचार्ज लगता था पहले। इस बार वाले में इसको 5 करोड़ से ऊपर वाली को 37% को हटा दिया गया है। यानी कि अब किसी की इनकम 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर ओनली सरचार्ज 25% तक ही लग के रह जाएगा, उससे ज्यादा उसका सरचार्ज नहीं लगेगा। दैट्स ऑल। तो ये है सारी चीजें। अच्छा, आपने ये गौर किया कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग अब सेविंग ना करें, क्योंकि जो बंदा सेविंग करेगा उसकी छूट न्यू रिजीम में मिल ही नहीं रही है। तो पहले लोग सेविंग ज्यादा क्यों करते थे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी मीडियम एम्प्लॉय मतलब जो मीडियम फैमिली से थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, वो सेविंग क्यों करते थे? एक ही तो बहाना होता था, सर आपका इससे टैक्स बच जाएगा। लेकिन अब जब न्यू रिजीम में इससे टैक्स ही नहीं बच रहा है तो लोग सेविंग करने को प्रेफर नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आपका पैसा मार्केट में आए। तो लोग, सरकार चाहती नहीं है भाई साहब आप पैसे बचाओ, आप पैसे खर्च करो खूब, गवर्नमेंट को देने से अच्छा आप पैसे खर्च करो। तो ये चाह रही है सरकार। लगता है LIC के अब बुरे दिनों आने वाले हैं। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एक नेक्स्ट आपकी छूट मिलके आई है, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन लीव एनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय। देखो, जब कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको क्या मिलती है? लीव एनकेसमेंट मिलता है, यानी कि उसकी छुट्टियां उसके खाते में जो जमा हो जाती है उनकी एक साथ पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसे पहले मिलते थे वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होते थे, यानी कि 3 लाख तक जो पैसे मिलते थे। सपोज करो किसी को, कोई बंदा आज रिटायर हुआ, उसको 5 लाख रुपए मिले हैं, तो 5 लाख में से 3 लाख तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओनली 2 लाख ही इनकम में काउंट होगी और 2 लाख पे ही टैक्स कैलकुलेट होगा। अब इस स्कीम को प्रपोज करके बढ़ा के उन्होंने कर दी है इसको 25 लाख तक, यानी कि 3 लाख से सीधा 25 लाख तक। ये इतना बड़ा गैप कैसे हुआ? क्योंकि ये जो 3 लाख की लिमिट थी वो 2002 में लाई थी, जब लोगों की इनकम 30,000 रुपए महीना होती थी सरकारियों की। अब इनकम बहुत ज्यादा हो गई है तो सरकार ने सोचा कि ये 3 लाख की लिमिट बहुत कम है एग्जाम्पशन की, तो इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाए। तो ये वेलकम प्रस्ताव मानता हूं मैं तो सीतारमण जी का, जो इतनी रिलीफ दी है। अब न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दी गई है निर्मला जी सीतारमण के द्वारा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड वाली रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हो। इससे मेरे को तो यही लग रहा है कि निर्मला जी सीतारमण जी ओल्ड वाली टैक्स रिजीम को पूरा ही खत्म करने वाली है। यानी कि इससे ये लगता है कि गवर्नमेंट का सीधी मंशा ये है कि आप सेविंग एविंग कुछ मत करो, जो टैक्स बनता है आप दो और सीधा पैसे खर्च करो, और मार्केट में पैसा या सेविंग जोड़ करके मत लगाओ, मार्केट में पैसा लाना चाहती है। क्योंकि इसको इस साल इन्होंने डिफॉल्ट बना दिया, अगले साल क्या करेंगी? अगले साल शायद इनको खत्म ही कर देंगी, जहां तक है अगर ये गवर्नमेंट रही तो। आपने ये भी नोटिस किया है कि जब से निर्मला सीतारमण जी आई है उन्होंने ओल्ड वाली टैक्स रिजीम में कोई स्लैब नहीं बढ़ाई है, कोई एडिशनल छूट नहीं दी है, जो भी छूट दी है न्यू रिजीम में दी है। तो इससे सीधा जाहिर हो जाता है कि
भाई साहब पोर्ट रिज्यूम बंद होने वाली है, मेरे को तो ये लग रहा है। इस बार तो है, लेकिन अगले बार शायद गवर्नमेंट बंद कर दे, अगर यही गवर्नमेंट रही तो। ठीक है। और साथ ही ये भी चाहती हैं कि LIC वेलाईसी सब इनको, बाकी आप खुद समझदार है। नेक्स्ट है पेमेंट टू MSME वुड बी। अब ये अब तक तो बात हो गई थी सैलरीड पर्सन, कॉमन पर्सन की बात। कॉमन पर्सन की बात आगे भी आएगा, कुछ टॉपिक्स और हैं। अब बात कुछ कर लेते हैं बिजनेसमैन के केस में। MSME क्या होते हैं? MSME वो बंदे होते हैं जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ 5 करोड़, जो MSME की डेफिनेशन के हिसाब से कम का होता है। टर्नओवर का मतलब उनकी बिक्री, सेल इतना होता है। तो उनको क्या है कि लोग क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको से जो भी कोई माल खरीदे वो उनको टाइमली पैसा दे। तो इसके लिए उन्होंने एक कानून नियम बना दिया इस वाले टैक्स में कि अगर आपने कोई MSME से माल खरीदा है और आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो ही आपको उस खर्चे की छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था? पहले अगर आपने MSME से उधार माल खरीद लिया तो आपका खर्चा हो गया, वो उसकी छूट आपको मिल जाती थी। अब क्या होगा? माल खरीदा, साथ में ही आपको उसी साल में पेमेंट करना होगा, यानी कि 31 मार्च तक पेमेंट करोगे तो ही आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यानी कि सरकार ये चाहती है कि MSME का पैसा टाइम पे उनको मिले। ये अच्छा इनिशिएटिव है जो छोटे कारोबारियों के लिए, क्योंकि वो पैसा कहीं इधर उधर से तो लगाते हैं, कहीं से उधार करके, और वो भी पैसा अगर वो उधारी में दे देंगे तो उनके पास बचेगा ही क्या। तो ये एक अच्छा, मैं तो कहता हूं अच्छा प्रपोजल है। नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम, जो अपने अग्निवीर लोगों के लिए है। मेरे भाई बंधु जो देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेके आए हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी। उनके लिए यह प्रपोजल है कि जो अग्निवीर स्कीम में जो उनका PPF में जो पैसा कटता है वो उनका एग्जेम्प्ट होगा, वो उनको जो पैसा मिलेगा। वैसे तो नियम ये है कि अगर किसी बंदे की सर्विस 5 साल या 15 साल से कम है और उसने PPF का पैसा विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। 15 साल से ज्यादा अगर सर्विस में रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अग्निवीरों के लिए स्पेशली ये प्रपोजल लेके आए कि अगर आप अग्निवीर हो और आपको 5 साल के बाद रिटायर किया जाता है तो जो आपका PPF का पैसा मिलेगा आपको, वो आपको टैक्स फ्री होगा, यानी कि एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट है रिलीफ टू शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम पास्ट डिमांड। क्या हुआ था कि 16-17 से पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी जो कि क्या करती थी, शुगर खरीद के शुगर बेचने का काम करती थी। शुगर मतलब चीनी को खरीदती थी और उसका बेचने का काम करती थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि गवर्नमेंट वो जो शुगर खरीदी थी उन्होंने उसके खर्चे का उनको एग्जेम्पशन नहीं दी थी, यानी कि उसके खर्चे की उनको डिडक्शन नहीं दी थी। तो अब गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, उनके लिए रिलीफ लाई है कि आपने जो खर्चा आपने उस 16-17 से पहले किया था उसकी छूट अब हम आपको दे देंगे, आप उसकी छूट उस साल में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपके उसकी वजह से जो छूट नहीं दी थी उसकी वजह से जो आपकी डिमांड निकल के आ रही थी उस डिमांड को हम माफ करते हैं। ये एक रिलीफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दी है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू विड्रॉ कैश विदाउट TDS। होता क्या है कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश विड्रॉ करती है बैंक से, नगद अपना पैसा विड्रॉ करती है तो उसके ऊपर TCS करता है, यानी कि TDS करता है। अब उसको अब इन्होंने क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ से तक का केस अगर निकालती है तो उसके ऊपर TDS नहीं काटा जाएगा। यह गवर्नमेंट ने आपको इस बार छूट दे दी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेनल्टी फॉर कैश लोन और ट्रांजैक्शन अगेंस्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि लोन देती है और लोन लेती है या पैसा लेती है। अगर पहले क्या होता था, सेक्शन 269 टी के अंदर क्या होता था कि कोई भी केस अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से नगद में लोन लिया
या नगद में उसको चुकाया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या होता था, पेनल्टी लगती थी और उसको इनकम मान लिया जाता था और उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो इस केस में इस बार इनको छूट दे दी गई है कि केस अगर 2 लाख तक का लोन दिया लिया है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, अगर 2 लाख से ऊपर का लोन लिया दिया है तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लग जाएगी। अब होता क्या है, नेक्स्ट जो रिलीफ आई है वो स्टार्टअप है, जो न्यू बिजनेस है, नए नए आइडियाज के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करे हैं, उनके लिए रिलीफ लेके आई है निर्मला सीतारमण जी। क्या रिलीफ लेके आई है? एक्चुअली देखो क्या होता है, स्टार्टअप्स खोल तो लेते हैं, नया विचार है, बिजनेसमैन इसके पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाते हैं तो होता क्या है कि उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, वो उस मार्केट में उसमें स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। अगर स्टार्टअप चल जाता है बढ़िया से तो उनको क्या करते हैं, स्टार्टअप चल जाता है तो वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं उस चीज से, और स्टार्टअप करने के लिए उसके बदले में जो पैसा लगाते हैं स्पॉन्सर्स, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वो पैसा लगाते हैं, इसलिए उनको अपने शेयर्स दिया जाता है। शेयर जो स्टार्टअप के जो जिन्होंने स्टार्टअप खोला है वो अपनी क्या है शेयर होल्डिंग उनको दे देते हैं। यानी कि अपना, जैसे मेरा किसी चीज में हिस्सा, उस स्टार्टअप में हिस्सा 100% है, तो क्या करते हैं वो अपना हिस्सा उनको बेच देते हैं। कुछ हिस्सा जैसे 40% बेच दिया, 20% बेच दिया, 50% बेच दिया। तो इनकम टैक्स में क्या था कि स्पॉन्सर्स आएंगे तो उनको एक कंडीशन थी कि कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी बिजनेस है, अगर क्योंकि नया बिजनेस है तो शुरुआत में लॉस होंगे, तो लॉस होंगे तो उनकी क्या होती है कि इनकम टैक्स में उनकी छूट मिलती है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस कि वो अगर इस साल मेरे को लॉस हुआ और अगले साल मेरे को प्रॉफिट हुआ, सपोज करो इस साल मेरे को लॉस हुआ 10 लाख का, अगले साल प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, तो क्या होगा कि जो 10 लाख का लॉस है वो अगले साल में ले जाऊंगा और 20 लाख के जो प्रॉफिट है उसमें से एडजस्ट कर लूंगा और 10 लाख की मैं छूट ले लूंगा, मतलब मेरे को 10 लाख के ऊपर ही टैक्स देना होगा। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड और सेटअप ऑफ लॉसेज। तो ये कैरी फॉरवर्ड और लॉसेज का इनको क्या थी, एग्जम्पशन मिली हुई थी, और ये तभी मिलता था जब आपका शेयर होल्डिंग 51% तक रहे आपकी। मतलब आप 10 साल पहले क्या था कि 7 साल तक का ये सेटअप आप ले सकते थे सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन ये थी कि आपके जो शेयर होल्डिंग है वो 51% आपके पास ही होनी चाहिए, यानी कि आप उसके मालिकाना, स्टार्टअप के मालिकाना हक आपका 51% से कम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी, तभी आप उसको 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जो कंडीशन है उस 7 साल को बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, 10 साल कर दिया। ठीक है, और जो एटलीस्ट 51% वाली कंडीशन है वो भी उन्होंने हटा दी। लेकिन जो सारे मेंबर्स हैं, जो इन्होंने स्टार्टअप खड़ा किया, जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, जो जिनके पास उनका मालिकाना हक है, वो तो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। हाँ, उनकी शेयर होल्डिंग कम हो सकती है, शेयर होल्डिंग यानी कि मालिकाना हक कम हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन सारे के सारे उसके शेयर होल्डर हों और उनको 10 साल तक का छूट मिल जाएगा। ये इन्होंने ये रिलीफ दी है स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर सोना बहुत है तो ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई है इस बार से कि अगर आपके पास सोना है तो सोना आप जमा कराओ, उसके बदले में सोने की एक रसीद ले लो, और वो जो सोने की रसीद है आप उससे आपका जो मार्केट रेट में जो भी सोने की रेट चल रही है उससे आप उस रसीद से बेच के आप उससे कभी भी पैसा ले सकते हो। यानी कि सोने के बदले आपको एक रसीद मिल जाएगी, उस रसीद को आप अपने पास रखो और उस रसीद को जब आपका मन करे आप किसी को देके या बेच के आप उससे पैसा ले सकते हो या किसी और को बेच सकते हो, अपने जिम्मेदारियां, लायबिलिटी, दायित्व है उनका भुगतान कर सकते हो। तो होता क्या है कि जैसे आपने सोना दिया और रसीद लिया तो ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया। इसको एक ये बोल सकते हैं कि सोना दिया मतलब सोना आपने बेच दिया और रसीद ले लिया। बेच दिया इसका मतलब लाभ हुआ तो आपके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर हुआ है, सोना दिया है और आपने कोई रसीद ली है। तो
क्या होता था कि इसके लिए लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया, इसमें एक छूट दे दी। अगर सोने के बदले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आप ले रहे हो, उसके सोने को जमा करा के आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ले रहे हो, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये इन्होंने एक नया प्रोविजन डाला है। तो अब आपको पता होना चाहिए, सोना आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है, सोने को जमा कराओ कहाँ पे, कोई इन्होंने जो बना रखा है वहां जमा कराओ गवर्नमेंट के पास और उसके बदले में रिसीट ले लो, और तो आपको सोने का खोने का भी डर नहीं है, और आप उस रिसीट को कोई और चोरी करके भी ले जाएगा तो भी क्लेम नहीं कर सकता। तो आप उसको निश्चिंत होकर अपने पास रख सकते हो और जैसे वैल्यू बढ़े आप उसको बेच भी सकते हो, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, सोने रिसीट को बेचोगे तब टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप अभी आपने जो सोने को गवर्नमेंट को जमा कराया है और उसके बदले में जो आपने रिसीट ली है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उनको, बिजनेसमैन में भी दो बिजनेसमैन होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है प्रोफेशन, एक होता है बिजनेस। प्रोफेशन कौन, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई जैसे कोई बड़ा स्पेशलिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, ये होते हैं प्रोफेशन। ये होते हैं, इनका होता है प्रोफेशन यानी कि पेशा। वकील हो गए, ये लोग हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इनका होता है पैसा। एक होते हैं जो बिजनेसमैन जो नॉर्मल होते हैं, जो परचेज सेल करते हैं, दुकानदार हो गया, टाटा बिरला हो गए, ये लोग होते हैं। कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई जो खरीद बेच का काम करती है, ठीक है। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो इनका जो प्रोफेशन होता है, जैसे सीए लोग, डॉक्टर लोग, इनको क्या होता है कि पहले क्या है कि 50 लाख तक का अगर इनकी रिसीट थी, यानी कि 50 लाख तक की ये सर्विस प्रोवाइड कराते थे, तो इनको एक प्रेजेंटेड टैक्स में जो सिंपली 8%, जैसे मान लो मैंने 50 लाख की कोई सर्विस प्रोवाइड कराई, तो सीधा सिंपल ये था कि आपको कुछ नहीं करना है, 50 लाख देखना है, 50 लाख हो गया इंटू 8%, कितना हो गया आपका, इंटू 8% आपका होता है 4 लाख। मतलब हम आपकी 50 लाख का 8% आप निकाल लो, 4 लाख है, 4 लाख आपकी इनकम मानेंगे, बाकी सब कुछ आपका खर्चा, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। 4 लाख पे आपका जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप दे दो। पहले ये नियम था, किस केस में, प्रोफेशन के केस में। और बिजनेसमैन के केस में क्या था, बिजनेसमैन के केस में यह था कि अगर आपकी सेल मतलब आपने खरीदा, मतलब बेचा, खरीदा नहीं, अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक है तो 2 करोड़ का 5%, सॉरी 8%, और अगर बैंक से ट्रांजैक्शन किया है तो उसका 6%। जैसे सपोज करो किसी की सेल 2 करोड़ है, मैं मानता हूं कि सारा केस में किया है, ठीक है, 2 करोड़ है, उसका 8% आप निकालोगे तो 16 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी। चाहे आप रिकॉर्ड्स रखो नहीं रखो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो 2 करोड़ का 8% यानी कि 16 लाख रुपए आप पर हमारा जितना टैक्स बनता है वो जमा करा दो। ये सहूलियत दी गई थी जो छोटे व्यापारी होते हैं। अब ये जो 50 लाख थी प्रोफेशन के लिए, 2 करोड़ थी किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, उसको बढ़ा के प्रोफेशन वालों के लिए कर दी 75 लाख, और जो 2 करोड़ है उनके लिए बढ़ा के कर दी गई है 5 करोड़ रुपए। आई थिंक इनके लिए बढ़ा के कर दी गई है 5 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आती है विड्रॉ द एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस करंटली अवेलेबल ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स। सर ये लिस्टेड डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स एक तरीके का ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र ये होता है कि आप तो किसी को एक पैसा कोई उधार दो तो उसके बदले में क्या देता है? सर कुछ नहीं देता, हम तो ऐसे ही उधार देते हैं। ऐसे नहीं होता, लिखा पढ़ी होती है। और यही लिखा पढ़ी अगर कंपनी के केस में हो, अगर आप कंपनी को पैसा उधार देते हो तो उसके बदले में एक कागज देता है, उस कागज को कहते हैं डिबेंचर, ठीक है। वो जो डिबेंचर होता है वो अगर शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया है तो लिस्टेड डिबेंचर हो गया। मतलब शेयर मार्केट से आप उसको खरीद बेच सकते हो तो उसे कहते हैं लिस्टेड डिबेंचर। तो पहले क्या था, लिस्टेड डिबेंचर पे जो आपको ब्याज मिलता था उस पे टीडीएस नहीं करता था, उस पे एग्जम्पशन थी। अब उस एग्जम्पशन को हटा ली गई है
और उसके ऊपर अब आपका टीडीएस लगेगा। तो ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। टीडीएस तो टैक्स तो आपको वैसे भी देना होता है, ठीक है। टीडीएस कट जाएगा तो बाद में रिफंड ले लेंगे, उसकी क्रेडिट ले लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं। प्रिजेम्पटिव स्कीम फॉर नॉन रेसिडेंट, इट इज प्रपोज टू डिसअलाउ कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेज। अब क्या होता है कि जैसे रेजिडेंट होता है, एक होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होता है सर? नॉन रेजिडेंट वो होता है जो आउट ऑफ, बेसिक रूल समझ लो, इसके ऊपर बाकी और भी डिटेल है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट वो होता है जो पिछले साल में 182 डेज यानी कि 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया से बाहर रहा है, ठीक है। तो उसको नॉन रेजिडेंट कहते हैं। अभी तो आप इतना ही समझ लो, 182 दिन से ज्यादा बाहर रहा हो। ऐसे नहीं कि एक साथ ही 182 दिन रहो, बीच बीच में आ भी जा भी सकता है, लेकिन 182 दिन या उससे ज्यादा वो बाहर रहना चाहिए, उसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट। उनको भी क्या था, प्रिजेम्पटिव में कुछ छूट थी, ठीक है। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से स्पेसिफाई परसेंटेज का 5%, 7% अलग अलग बिजनेस के हिसाब से था, उसके अनुसार टैक्स दे सकते थे। उसमें भी क्या था कि जो लॉस होता था उसका कैरी फॉरवर्ड होता था, उसको अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है कि उनका कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले, पबजी खेलने वाले, जो लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी खेलने वाले, उनके लिए थोड़ा ऑनलाइन गेम खेला और आपने 10,000 कमाए तो 10,000 तक आपको कोई टीडीएस नहीं करता था। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब 10,000 कुछ नहीं देना, आपने 1 रुपया भी कमाया 30% टीडीएस काट के आपको पैसा मिलेगा। 100 रुपए कमाया, 30% गवर्नमेंट को टैक्स जमा होगा, पहले 70 रुपए आपको मिलेगा। ये इन्होंने नया नियम कर दिया है। टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रपोज टू बी केप्ड अप टू 10 करोड़ रुपीज। सर ये क्या है? ये है आम आदमी के लिए बात। सर आम आदमी के लिए तो नहीं कहूंगा, आम आदमी के पास कभी भी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होगी या 10 करोड़ का कैपिटल गेन नहीं होगा। तो पर ये प्रोविजन है क्या सर, ये तो समझा दो। तो इस प्रोविजन का मतलब ये है, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई ऐसा मकान खरीदा जिसमें कोई रहता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी थी और उसको आपने बेच दिया, मतलब रहने का घर था, उसको आपने बेच दिया। और बेचने पे बात यह है कि आपने उसको खरीदा था 50 करोड़ का, और उसने आपको जब खरीदा था तब 50 करोड़ का खरीदा था। अब उसकी जो वैल्यू है, आपने जो उसको सेल किया है वो 100 करोड़ में सेल कर दिया। 100 करोड़ नहीं, 110 करोड़ मान लेते हैं, वरना 50-50 में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 110 करोड़ में आपने बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ? उस प्रॉपर्टी को बेचने पे आपको लाभ हुआ 60 करोड़ रुपए का। कैसे? 110 करोड़ माइनस 50 करोड़, तो 60 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हुआ, उसको कहते हैं हम कैपिटल गेन। अब सरकार ये कहती है कि ये तो कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इसका मतलब इनकम हो गया, तो आप इस पे इनकम टैक्स चुकाओ, ये नियम है। लेकिन सरकार इसमें एक छूट देती थी। छूट ये देती थी कि जो आपने 7 लाख का, अगर आपने 60 करोड़ का जो गेन कमाया है, उससे, उन पैसों से आप अगर 1 साल में घर खरीद लेते हो या 3 साल में आप बना लेते हो, तो ये जो 60 करोड़ रुपए हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स देना बनता था, उनके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जितने करोड़ की आप नई संपत्ति खरीदते हो। जैसे सपोज करो 60 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ, 60 करोड़ की आपने कोई एडिशनल जो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो जो 60 करोड़ का टैक्स बनता था उसकी आप पूरी छूट मिल जाएगी, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। अब सरकार ने क्या कर दिया, इसके ऊपर लिमिट लगा दी कि आप ये जो छूट लेते थे 60 करोड़ की, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, उतनी आप नहीं ले सकते। आपको छूट मिलेगी ओनली 10 करोड़ तक की ही। सपोज करो इस केस में मेरे को प्रॉफिट हुआ 60 करोड़ का, तो मेरे को छूट मैक्सिमम 10 करोड़ की ही मिलेगी। उसके ऊपर जो बाकी बचा 50 करोड़, उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको कैपिटल गेन हुआ कितने का? 5 करोड़ का। तो अगर आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल मतलब रहने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 5 करोड़ या 10 करोड़ दोनों में से जो भी कम हो, तो यानी कि 5 करोड़ की आपकी पूरी छूट मिल जाएगी।
तो ये है अपना रहने के वालों के लिए जो प्रोविजन आया है, वो 10 करोड़ की लिमिट लग गई है। ठीक है। इनकम फ्रॉम द मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स इज प्रपोज टू बी टैक्स्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मार्केट लिंक्ड का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर का मार्केट लिंक का मतलब हो गया जो मार्केट से लिंक है। मार्केट से लिंक कौन से होते हैं? जो लिस्टेड होते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, वो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं। तो उनको अगर आपसे इनकम हुई है, मतलब उनको बेचने पे आपको जो भी लाभ हुआ है, जो भी कुछ है, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। चाहे वो कितने ही सालों से आपके पास पड़े हों, उनको शॉर्ट टर्म में माना जाएगा। ये नया नियम है जिसके ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है टीसीएस फॉर फॉरेन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। सर ये क्या चीज है? आप भाई साहब विदेश में गए, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। आप विदेश में गए, किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए आपने पैसा भेजा, तो पैसा भेजा ना, तो उसके ऊपर पैसे भेजने से पहले आपको टीसीएस काटना पड़ेगा। टीसीएस मतलब क्या होता है? टीडीएस की तरह ही होता है कि आपको वो पैसा काट के गवर्नमेंट को, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट का टीसीएस रेट 1% है, तो 10 लाख रुपए आपने भेजा, तो 10 लाख का 1% कितना हो गया? 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए। ठीक है। तो वो 10,000 रुपए आप पहले गवर्नमेंट को जमा कराओगे और 9,90,000 रुपए आप सामने वाले बंदे को पे करोगे। ये होता है टीसीएस। समझ में आ गया? अब सर इस पे क्या है? टीसीएस कितना % आया, उसकी उन्होंने टैक्स रेट रिवाइज करी है, पहले क्या होता था कि अगर आपने एजुकेशन के लिए, मतलब शिक्षा के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने 7 लाख रुपए पे करे हैं, तो आपको 5% टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। और अगर 7 लाख से ज्यादा अगर आपने भेजे हैं, तो उस पे 5% तो 7 लाख पर, और 7 लाख से जितने ज्यादा हैं उन पे 0.5% की दर से टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर आप फॉरेन टूर पे गए हो और वो टूर का पैकेज आपने खरीदा है ओवरसीज, इंडिया से बाहर का, तो आपको जो टीसीएस की रेट है 5% से बढ़ के 20% कर दी है। यानी कि 20% की दर से आपको टीसीएस या टीडीएस जो भी है वो आपको काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ये अगला प्रोविजन है। और नेक्स्ट है आपका इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम। ये आम आदमी के लिए है, मीडियम वर्ग के एम्प्लॉय है उसके लिए भी है। अगर इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम एग्रीगेट में ओवरऑल की बात करें 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस प्रीमियम से या उस पॉलिसी से आपकी इनकम, उस पॉलिसी से आपकी इनकम आती है, जैसे मनी बैक आता है, आपका बोनस आता है, उस इनकम पर टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आपकी एग्रीगेट पॉलिसी जो प्रीमियम है वो 5 लाख से कम है, उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिसकी प्रीमियम एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट मतलब मिला के 5 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम में काउंट की जाएगी। लेकिन अगर एग्रीगेट यानी कुल मिला के अगर आपकी प्रीमियम 5 लाख से कम है, ऐसी पॉलिसी है और उस पॉलिसी आपको बोनस या कोई भी इनकम रिसीव हुई है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट सेल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम्ड एज अर्लियर डिडक्शन। सर इसका मतलब क्या है? यह भी बात आम आदमी के लिए, मीडियम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए, तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि अपने पास इतने पैसे नहीं होते, अपन सब उधार लेके अपना घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं। तो मैं आपको बताया था कि जो मकान बनाते हैं उसका पैसा उधार लिया है, उसके ऊपर ब्याज चुकाते हैं। वो जो ब्याज आपने चुकाया है उसका आपको छूट मिलती है। छूट कैसे मिलती है? कि जैसे सपोज करो आपकी इनकम 10 लाख है और उस साल आपने 2 लाख रुपए ब्याज चुकाया, तो 10 लाख में से 2 लाख की आपको छूट मिल जाएगी और 8 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, ये है। तो गवर्नमेंट अब क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि 2 लाख रुपए तो आपने यहाँ छूट ले ली, अब उस मकान को आप बेचोगे तो क्या होता है, एक होता है बेचने पे जो आपने उस मकान को खरीदा है
जैसे उस मकान को आपने बेचा, सपोज करो आपने 10 लाख का, सॉरी 2 लाख का आपने टैक्स चुकाया, अभी वो इंटरेस्ट चुकाया। आपने मकान क्या है बेचा, कितने में, 50 लाख में, ठीक है। वो मकान आपने खरीदा था 20 लाख में। तो क्या होता है, 50 लाख में बेचा, 20 लाख में खरीदा, तो 50 में से 20 गए, 30 का प्रॉफिट हुआ। इस 30 में से आपने उसको बनाने पे भी ब्याज से पैसा लिया था, उसका भी खर्चा किया था, उसमें से 2 लाख रुपए और लेस कर दो, यानी कि 48, जो 50 माइनस 20 तो बचा 30, 30 में से 2 लाख और माइनस करें तो 28 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ। पहले ऐसे करते थे लोग। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि अगर आपने छूट ब्याज की ले ली है, जिससे आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम अगर आपने पहले छूट ले ली थी, यानी कि 2 लाख को आपने पहले कम कर लिया था इनकम में से, तो आप दोबारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जोड़ के उसको लेस नहीं कर सकते। यानी कि दोबारा आप जो प्रॉफिट 30 लाख आया उसमें 2 लाख रुपए और लेस नहीं कर सकते। ये एक नया प्रोविजन और इंक्लूड किया है इस बार। यानी कि लोग 2 बार छूट ले रहे थे, पहले इंटरेस्ट पे करने का भी छूट ले रहे थे और इधर बेचने पे भी छूट ले रहे थे, उसका 2 बार का टैक्स नहीं मिलेगा। At present, the TDS rate on withdrawal of the taxable component from employee provident fund scheme in non-PAN case is 30%. It is reduced to 20%. मतलब क्या था कि ईपीएफ से आपने पहले क्या है पैसे निकलवाते हो, ये भी कॉमन लोगों की बात है। ईपीएफ से आपने अगर पैसा निकलवा रहे हो और आपके पास पेन नहीं है, तो क्या था कि पहले 30% की रेट से टीडीएस कटता था, उसको अब 20% कर दिया गया है। यानी कि आपको जो पहले 30% की रेट से गवर्नमेंट टैक्स काटती थी, वो 20% टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगी। ये कब होगा, जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है या आपने पैन कार्ड प्रोवाइड कराया है वो सही नहीं है, तो उस केस में। नेक्स्ट है आपका टैक्स फॉर द इनकम ऑन अर्लियर ईयर इज डिडक्टेड लेटर व्हाइल द टैक्स देयर ऑन हैज ऑलरेडी बीन पेड इन अर्लियर। Amendment is proposed to facilitate such taxpayer to claim credit of TDS in this year। मतलब क्या था कि पहले कुछ केस में क्या होता था कि आपने कोई इनकम थी, उसके ऊपर टीडीएस काटा, कोई इनकम थी उसके ऊपर टीडीएस, जैसे मान लो पिछले साल मेरी कोई इनकम थी, उसके ऊपर टीडीएस काटना था, वो उन्होंने उस साल नहीं काटा जिस किसी ने मेरे को पेमेंट किया था, और उस साल का नियम की कोई इनकम टैक्स का नियम है, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, पिछले साल की इनकम पर पिछले साल टैक्स ना काट के इस साल मेरा टैक्स काट लिया, यानी कि टीडीएस काट लिया। और मैं जब पिछले साल की रिटर्न भरूंगा तो भाई मेरा तो टीडीएस कटा नहीं, तो पिछले साल की इनकम पर मेरा अपना टैक्स का देख के टैक्स कैलकुलेट करके मैंने उस इनकम पर जो मेरी इनकम थी जो जिसपे टीडीएस काटना था पिछले साल, वो कटा नहीं, उसके ऊपर मैंने अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि टीडीएस इस साल काटा और इस साल जमा कराया गवर्नमेंट में, तो क्या हुआ कि मेरे को इस साल पिछले साल में छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस साल में किया तो मेरे को इस साल की छूट नहीं मिलती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेके आई है कि अगर आपको पिछले सालों की इनकम पर कोई टीडीएस काटना था, वो किसी वजह से बाद में काटा गया, तो आप उसकी आप क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट का मतलब आप उसकी छूट ले सकते हो। ठीक है, तो ये अब तक का था पूरा आपका, ये पूरा आपका इनकम जो बजट था वो इनकम टैक्स से रिलेटेड आपका पूरा कंप्लीट हो गए हैं सारे प्रोविजंस। ये आपको छूट मिलने वाली है। आशा करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में क्या हुआ, इनसे किन किन चीजों पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।